हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चिंतन तथा संप्रत्यय निर्माण, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चिंतन की परिभाषा एवं स्वरूप, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ थिंकिंग। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों यानी कि ऑर्गेनाइज्म में होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन का मानसिक जोड़ तोड़ यानी कि मेंटल मैनिपुलेशन बतलाया है, तो कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है यानी कि मेडिएटिंग प्रोसेस माना है, जो किसी समस्या या उद्दीपक तथा उसके समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य या बीच में होती है। चिंतन चाहे जिस तरह की भी मानसिक प्रक्रिया क्यों न हो, इतना तो स्पष्ट है कि इसे सीधे देखा नहीं जा सकता है और इसके बारे में हम व्यवहारों के आधार पर परोक्ष रूप से जान पाते हैं। यही कारण है कि चिंतन को एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है या कहा गया है। कारण तथा हेममैन 1976 ने चिंतन की एक सर्वश्रेष्ठ एवं व्यापक परिभाषा दी है। इनके अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। और सिल्वरमैन ने यानी कि जो 1978 ने भी चिंतन की एक संक्षिप्त परंतु सटीक परिभाषा दी है। इनके अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। वेदोन के अनुसार, वेदोन 1992 के अनुसार चिंतन में संप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें चिंतन प्रक्रिया के बारे में कुछ ठोस तथ्य प्राप्त होते हैं। वे तो ठोस तथ्य इस प्रकार से हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, चिंतन में प्रतीकों यानी कि जो सिंबल्स होते हैं, प्रतिमाओं, इमेजेस आदि का मानसिक जोड़ तोड़ यानी कि मेंटल मैनिपुलेशन होता है। इसका स्पष्ट मतलब ये हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक यानी कि जो इमेज होते हैं मन में बना लेते हैं और उसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है। जो कि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ मेंटल मैनिपुलेशन होता है, जिसे यानी कि जो बाहर से देखा नहीं जा सकता, यानी कि जो भी मानसिक जोड़ तोड़ होता है, मन में जो चल रहा होता है, उसे बाहर से नहीं देखा जा सकता। अतः चिंतन एक प्रकार का प्रकट यानी कि जो दिखाई नहीं दे सकता, प्रकट नहीं है, ऐसा व्यवहार है यानी कि कन्वर्ड बिहेवियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, मेडिएटिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक या कोई समस्या तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया अर्थात उसके समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया होती है। इससे स्पष्ट है कि चिंतन की प्रक्रिया में किसी न किसी समस्या का समाधान होता है और यही कारण है कि चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जैसे कि विटेकर 1970 पेज नंबर 375 ने समस्या समाधान व्यवहार यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर कहा है। विटेकर ने ये भी बतलाया है कि चिंतन में या समस्या समाधान व्यवहार में व्यक्ति प्रायः प्रयत्न या भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर करता हुआ पाया जाता है। यानी कि बार बार जब चिंतन कर रहा होता है उस समय भूल जाता है या फिर बार बार प्रयत्न करता है, तब उसका कार्य जो है ठीक हो पाता है, क्योंकि उसकी चिंतन की अवस्था होती है, उसमें वह व्यक्ति सोच नहीं पाता कि क्या हम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है बिल्कुल अचेतन तो नहीं होता, लेकिन उसके मानसिक जो व्यवहार हो रहा होता है वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वह जो बाहरी रूप से जो कार्य कर रहा है उसमें कुछ बाधा सी जरूर पहुंचती है। तो ये जो तथ्य हैं, तथ्यों यानी कि फैक्ट्स के से जो चिंतन के स्वरूप की एक झलक तो अवश्य मिल जाती है, परंतु इसके स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें उन निष्कर्षों यानी कि कंक्लूजन्स पर
जो है ध्यान देना होगा, जिसे हम्फ्रे 1963 में दिया है। तो इन्होंने जो दिया है या व्यक्त किया है तथा अनेकों मनोवैज्ञानिकों के विचारों का विश्लेषण करके बतलाया है। हम्फ्रे ने चिंतन के स्वरूप यानी कि जो नेचर है के बारे में जो तथ्य हैं यानी कि जो हम नीचे दिखाई दे रहे हैं तथ्य, निम्नांकित तथ्यों को हम लोगों के सामने रखा है। वे तथ्य कौन कौन से हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला तथ्य है इसमें, चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब मनुष्य या पशु के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान वह करना चाहता है। समस्या यानी कि प्रॉब्लम से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति या घटना से होता है जिसमें जीव, पशु या मनुष्य को लक्ष्य यानी कि गोल पर पहुंचने का रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, चिंतन में समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं को जो समाधान के पहले अलग अलग होता है या होते हैं एक साथ संयोजित किया जाता है। चिंतन में गत अनुभूति यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस सम्मिलित होता है, लेकिन व्यक्ति वास्तव में गत अनुभूति का उपयोग चिंतन में किस प्रकार करता है इसे मनोवैज्ञानिक सही ढंग से जो है पता नहीं लगा पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, चाहे मानव चिंतन हो या पशु चिंतन, ये कहने का तात्पर्य ये है कि पशु भी सजीव है, जो सजीव हैं किसी न किसी बारे में चिंतन अवश्य ही करते होंगे। तो चाहे मानव चिंतन हो या पशु चिंतन, चाहे जीव को यानी मनुष्य को अथवा पशु को अप्रकट व्यवहार यानी कि कन्वर्ट बिहेवियर करना हो या प्रकट व्यवहार यानी कि ओवर्ट बिहेवियर करना हो, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या को सुलझाना होता है। सामान्यतः समस्या एक ही बार के प्रयास में सुलझ नहीं जाती है यानी कि नहीं सुलझ पाती है। कहने का तात्पर्य ये होता है, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति सोच रहा होता है तो उसके लिए क्या करता है, जो एक ट्रायल यानी कि प्रयत्न करता है किसी काम को करने के लिए, तथा दूसरा उसमें गलतियां भी होती हैं। सामान्यतः समस्या एक ही बार में नहीं सुलझ पाती है, इसके लिए कुछ अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करनी होती है जिसमें एरर्स होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो मन में बहुत तरह की अनुक्रियाएं एक एक करके आती हैं। इसमें गलत अनुक्रिया को हम छोड़ते जाते हैं तथा सही अनुक्रिया को दोहराते चले जाते हैं। किसी समस्या के समाधान में गलत अनुक्रियाओं को छोड़ते जाना, सही अनुक्रिया को दोहराते जाना प्रयत्न एवं भूल के उदाहरण हैं। चिंतन में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का भी विशेष महत्व होता है। सच्चाई ये है कि चिंतन में व्यक्ति का व्यवहार एक निश्चित इसी के साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग यानी कि चिंतन के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को कई भागों में बांटकर अध्ययन किया है। जिम्बार्डो तथा रुक 1977 ने चिंतन को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है स्वाली चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। स्वाली चिंतन या स्वाली चिंतन जिसे कहा जाता है और ऑर्टिस्टिक थिंकिंग तथा यथार्थवादी चिंतन के लिए रियलिस्टिक चिंतन कहा जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्वली चिंतन। इसमें कहा जा सकता है कि स्वली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वप्न यानी कि ड्रीम, स्वप्न चित्र, फैंटेसी तथा अभिलाषा आदि सभी स्वली चिंतन के उदाहरण हैं। यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा जिसमें एक चमचमाती कार होगी और उस कार में उसकी सुंदर वाइफ बैठकर सैर करेगी, तो ये निश्चय ही स्वली चिंतन का उदाहरण होगा। इस तरह के चिंतन की खास विशेषता ये है कि इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक चिंतन या थिंकिंग। यथार्थवादी यानी कि वास्तविक कहा जाए इसके लिए चिंतन, वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता यानी कि रियलिटी से होता है और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है। ऐसी समस्या से उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है, जैसे कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, कहीं इंजन में खराबी तो नहीं आ गई है, कहीं चक्के का टायर तो नहीं फट गया है, आदि आदि। इस तरह का चिंतन यथार्थवादी चिंतन
का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें है अविषादी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन तथा आलोचनात्मक चिंतन। अब हम देखेंगे इन तीनों तरह के चिंतन का विवरण। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं अविषादी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। अविषादी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों यानी फैक्ट्स के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 यानी कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन की अविषादी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण होगा। स्पष्ट है कि इस तरह के चिंतन में व्यक्ति अपनी जिंदगी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुभवों यानी कि जो एक्सपीरियंसेज होते हैं को एक साथ मिलाकर उसके आधार पर समाधान खोजता है। दूसरा हम देखेंगे सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन इंडक्टिव थिंकिंग कहा जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता है, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन यानी कि इसको क्रिएट नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अब उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण प्रयोग अनयूजुअल यूज बतलाने को कहा जाए, तो ये व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बतलाएगा। इस तरह के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव चिंतन जो है क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। कलम का साधारण उपयोग तो लिखने में होता है, अब इसका असाधारण उपयोग क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। इसी तरह का चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखेंगे आलोचनात्मक चिंतन इवैल्यूएटिव थिंकिंग। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम है। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उनका गुण दोष परखते हैं और तब उसे सही या गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को जो है आलोचनात्मक चिंतन इवैल्यूएटिव थिंकिंग कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के कई प्रकार बतलाए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।